हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें हम आगे कंटिन्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और पढ़ा था या कैसे हीमोग्लोबिन के साथ हमारे 4 ऑक्सीजन लग सकते हैं। फिर हमने सेचुरेशन के बारे में पढ़ा, 75% सेचुरेशन होती है, तो इसका मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या कि भाई साहब हम 5 ml जो है हमारा ब्लड वो जाएगा टिश्यूज़ के पास और 15 ml तक रहेगा ब्लड में ही। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। कल हमने पढ़ा था कि एक कंपाउंड बनता है दैट इज़ और HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस कंपाउंड के फॉर्म में लाइक 97% तक ये कंपाउंड बनता है और इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन जाता है टिश्यूज़ के पास। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन का क्या मतलब हुआ कि जो HbO2 बना है, हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन निकल गया वहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इनकी बाइंडिंग को। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला मेजर फैक्टर क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन की बाइंडिंग की बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के साथ, सबसे पहला मेजर फैक्टर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मेजर फैक्टर क्या है? पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। मतलब सिंपल सी, कल हम यही पूरा हम पढ़ के आ चुके हैं कल पार्शियल प्रेशर्स के बारे में। तो मेजर फैक्टर यही तो होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर टिश्यूज़ की साइट पर लो पार्शियल प्रेशर होगा तभी तो बाहर से ऑक्सीजन आ पाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे एल्वियोली है, एल्वियोली में हाई प्रेशर होना चाहिए और जो हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है, सॉरी, एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होना चाहिए और एल्वियोली में कम प्रेशर होना चाहिए, तभी तो हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, तो मेजर फैक्टर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना एक कर्व बनता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ, जैसे हमने कल पढ़ा था। अब हम पता करेंगे कि कब हमारा ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होगी और कब हमारी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन रिलीज होगी। मतलब HbO2 कब बनेगा, जिसको हम एसोसिएशन बोल सकते हैं। एसोसिएशन मतलब फॉर्मेशन, और HbO2 में से Hb+O2 कब ऐसे रिलीज होगा। ठीक है, अब सबसे पहला मेजर फैक्टर तो क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट कुछ अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे होंगे इन चीज़ों को। अदर फैक्टर्स क्या हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर PCO2। क्यों भाई साहब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सिंपल सी बात है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होया तो हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये भी अफेक्ट करती है, और टेम्परेचर। इसके बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा ये क्यों अफेक्ट कर रहे हैं भाई साहब। चलो, अब राइट शिफ्ट। सबसे पहले जो हमारा ये कर्व है कैसा बनता है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व बोला जाता है। क्या बोलते जाता है? सिग्मोइड कर्व। लिख देते हैं यहाँ पर, ये कर्व को क्या बोला जाता है? सिग्मोइड कर्व। ब्लैक से नहीं, वाइट से लिखता है। क्या बोलते हैं इसको? कोई और कलर। हाँ जी, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। जब उसकी शेप है, कौन सी शेप है ये? सिग्मोइड शेप है। ठीक है, तो ये सिग्मोइड कर्व है। अब NCERT में अच्छे से दिया हुआ है, देखो यार, अगर ये कर्व जो हमारा राइट की तरफ शिफ्ट लेगा, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ पर रिलीज़ हो रही है। ऑक्सीजन टिश्यूज़ पर रिलीज़ होगी अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट ले रहा है तो। और अगर ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर मेरी HbO2 कंपाउंड है वो O2 रिलीज़ होकर टिश्यूज़ पर जाएगी, तो क्या हुआ? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है? Hb+O2 जुड़ के HbO2 बनाएंगे, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, बोला गया है लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाइंड्स टू द एल्वियोल। राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। ठीक है,
तो राइट शिफ्ट में ये हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि तुम देख रहे हो, चलो ये था राइट और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे, जिनकी वजह से राइट शिफ्ट में ये हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट में ये हो रहा है। उन फैक्टर्स के बारे में, ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या होगा, कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद समझते हैं। ओके, राइट शिफ्ट में तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। क्यों कम है? सिंपल सी बात है, अगर मुझे ऑक्सीजन देना है टिश्यूज़ को, तो टिश्यूज़ पर कम रखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो भी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ पाएगा ऑक्सीजन। ओके, फिर आता है PCO2 ज़्यादा है। PCO2 ज़्यादा हो, अरे यार, टिश्यूज़ जो हमारे होते हैं, टिश्यूज़ वो CO2 बनाते हैं, तो उनके पास पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। H+, अब H+ का क्या है यहाँ पर रोल, वो तो यार तुम्हें सिंपल सी बात है, जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म होगा ना टिश्यूज़ में, तो H+ का काम होता है, ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देखो टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और एज अ साइंस स्टूडेंट तुम्हें इतना पता होगा कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी pH कम होगी, ठीक है, तो उसकी pH कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन की pH, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये फैक्टर है, तो ऑब्वियसली उसकी pH कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है H+ की, तो pH कम है। और टेम्परेचर ज़्यादा है उस साइट पर जहाँ पर टिश्यूज़ को हम दे रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सब कुछ है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा राइट शिफ्ट में। डन। चलो, राइट शिफ्ट में क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, क्योंकि हम टिश्यूज़ पर खड़े हैं राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में हम टिश्यूज़ पर खड़े हैं, ठीक है। फिर आते हैं, देखो इतना याद रख लो कि CO2 है ना, बेसिकली यहाँ पर PO2 कम होगा, वहाँ पर CO2 ज़्यादा है, तो CO2 को रिलेट करते हो चलो, ये CO2 ज़्यादा है तो H+ ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। बाकी इतना तुम कॉमन सेंस लगाओगे कि अगर H+ ज़्यादा है तो pH कम होगा, ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। बाकी CO2 ज़्यादा, CO2 से रिलेट करो। देखो अब लेफ्ट शिफ्ट में देखो, लेफ्ट शिफ्ट में तुम्हें ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रही है। क्यों दिख रही है? ये एल्वियोली की साइड पर है। एल्वियोली की साइड पर क्या होगा, ये जो बेसिकली हम RBC में देख रहे थे, ये एल्वियोली है, ये RBC है, तो यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। अगर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, तभी तो एल्वियोली पर जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तभी तो हम दे पा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को, ठीक है। हाँ जी, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, सिंपल सी बात है, एल्वियोली पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करते हैं तो, ठीक है। चलो, हाँ जी, फिर अगर मैं बात करूँ H+, अब CO2 से रिलेट करते हो चल रहे हैं, CO2 कम, पार्शियल प्रेशर CO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर भी कम। बट इतना तो मैं ध्यान रखना है कि H+ और उसकी pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर H+ की कंसंट्रेशन कम है तो pH ज़्यादा होगी। डन, ओके, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट की बातें थी, ठीक है। तो PCO2 कम है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, ठीक है। चलो, सिर्फ एसोसिएशन ही हो रहा है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिसकी वजह से H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। डन। अब चलो, हाँ, तो क्या दे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ही तो मेन फैक्टर होगा, उसकी तो बाइंडिंग हो रही है, तो पार्शियल प्रेशर उसका मेन फैक्टर होगा, बाकी अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। डन। और ये कौन सा कर्व है, सिग्मोइड कर्व बोला जाता है इसको, ठीक है, आगे भी देखने को मिलेगा, बट अभी इस चैप्टर में देखो। चलो, अरे नहीं, हाँ, अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत आसानी से याद होने वाली हैं, कोई झंझट नहीं है, सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर राइट शिफ्ट है, हम टिश्यूज़ पर प्रेजेंट हैं, तो अगर टिश्यूज़ पर प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम ही होगा, तभी तो बाहर से जो हमने जैसे ये सिस्टम में कैपिलरी थी, तभी तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर आएगी, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा। उसी तरीके से राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो टूट रही हैं चीज़ें, मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं। डन। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड, अब यार ऑक्सीजन को लाना सिर्फ काम तो नहीं है, CO2 हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, तो उसको भी तो बाहर छोड़ना है, अब उसको बाहर छोड़ो। डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा,
CO2 भाई साहब आते हैं 7% डिजोल्व होकर प्लाज्मा में, कि भाई साहब मैं नॉर्मली CO2 की फॉर्म में, प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स है ब्लड का, ठीक है, उसके अंदर डिजोल्व होकर आएंगे CO2 7%, याद रखना है। बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, जैसे ऑक्सीजन बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बट यहाँ पर नहीं बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो अलग कंपाउंड है, उसको मत रिलेट करने लग जाना। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तुम्हें कहीं लगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो अलग कंपाउंड है, ठीक है। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन प्लस CO2 बाइंड करता है। अब इसके अंदर ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बोला गया है? चलो देखो, हाँ, हमने कल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हो उसको, तो हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, ठीक है, 4 चेन्स होती हैं और हीम ग्रुप भी लगा होता है, ठीक है। और जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ बाइंड करता है? उसके आयरन वाले पार्ट पर बाइंड करता है, याद है, आयरन वाले पार्ट पर बाइंड करता है। ये ऐसे हीमोग्लोबिन था, यहाँ पर आयरन, ये हीम ग्रुप हो गया आयरन वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करता था, ठीक है, ठीक है। बट जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा हीम वाले ग्रुप पे नहीं करता, ठीक है, ये हीम वाले ग्रुप पे नहीं करता है, आयरन वाले पार्ट पे नहीं चिपकता है जाकर, नहीं लगता है जाकर। ये कहाँ लगता है? जो हमारी चेन्स थी ना, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, ये वहाँ पर जाके लगेगा। अब सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन वाला पार्ट है। तो अगर ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है तो किससे बना होगा वो? याद है तुम्हें जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब प्रोटीन की जो यूनिट है जिससे वो मिलकर बनता है, उसको क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इन चेन्स से जुड़ती है, चेन से जुड़ती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक कंपाउंड होता है CO, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं इसको? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन लगी हुई है। इसको क्या बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, C+O, एक ही ऑक्सीजन। तो मोनो 1 के लिए यूज़ करते हैं, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हीम ग्रुप के साथ लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं क्योंकि हमारे ग्लोबिन पार्ट के साथ लगता है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का पार्ट है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन पार्ट क्या है? ये क्या है भैया? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। तो इसीलिए किसी ना, अरे सिंपल सी बात है, अगर अमीनो एसिड से बना हुआ है प्रोटीन, तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कोई ना कोई अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। जो अमीनो ग्रुप्स होते हैं ना इसके अंदर, ये कोई ना कोई अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं थी, बट तुम क्या गलती करोगे? बेसिकली कार्बोक्सी बना सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, बट नहीं, दैट इज़ और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये गलती कर सकते हो तुम, MCQ में आ जाए तो तुम ये गलती कर दोगे पक्का, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा बताना ज़रूरी था, बाकी अतिरिक्त, ठीक है, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान है। एज बाइकार्बोनेट आयंस, अब ये था बाउंड्स विद हीमोग्लोबिन 20 से 25%, 7% डिजोल्व होकर जाएगा प्लाज्मा में। एज बाइकार्बोनेट आयंस क्या है? HCO3 नेगेटिव। अब ये केमिस्ट्री तो भाई तुम खुद पढ़ो। एज बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 नेगेटिव, ठीक है, इसको बोला जाता है बाइकार्बोनेट, ओके। इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में घूमेगा बाइकार्बोनेट आयन बनकर, ठीक है। तो 70% तक मैक्सिमली इसके साथ जाता है, ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे किस तरीके से जाता है। तो याद कर लो, 7% डिजोल्व होता है प्लाज्मा में, बाइंड विद हीमोग्लोबिन 20-25%, एंड हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस 70% तक बाइकार्बोनेट आयन
बनकर जा सकता है। डन। अब हम पढ़ते हैं कि भाई साहब ये होता कैसे है सब। जैसे कि हमने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाने के लिए हीमोग्लोबिन को वो डायग्राम सा बनवाया था ना तुम्हें, कि ये टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर आरबीसी है, यहाँ अंदर कैसे बाइंडिंग हो रही है, Hb+O2 की बाइंडिंग हो गया, HbO2 बन रहा है, और यहाँ पर 3% को प्लाज्मा में डिजोल्व हो रहा है ऑक्सीजन। उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाएंगे डायग्राम्स। तो चलो बनाते हैं। ये मेरे टिश्यूज़ हैं, मतलब सबके टिश्यूज़ आएंगे, ठीक है। ये टिश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर होगी हमारे पास प्यारी प्यारी आरबीसी, ठीक है। बायकॉन्केव शेप होती है, सेल वाल चैप्टर में पढ़ा था, याद है क्या? तो आरबीसी होगी ये, ठीक है। तो बायकॉन्केव शेप की आरबीसी, ठीक है। थोड़ी ऐसी शेप बना रखी है इसकी हमने, ओके। अब सिंपल सी बात है, टिश्यूज़ के पास ज़्यादा क्या होगी? टिश्यूज़ के पास ज़्यादा क्या होगी हमारे पास? CO2। सिंपल सी बात है ना? CO2 होगी ना टिश्यूज़ के पास। तो टिश्यूज़ को डिलीवर करनी है इसको हमारी एल्वियोली तक। तो हम क्या करेंगे, ये आरबीसी है, कहाँ की आरबीसी होगी? ये सिस्टमिक कैपिलरी की चल रही होगी बातें, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं हमारा प्यारा सा डायग्राम। तो यहाँ से टिश्यूज़ के पास से आएगी CO2 आएगी टिश्यूज़ के पास से, ठीक है। और CO2 के साथ जुड़ जाएगा पानी। पानी क्यों जुड़ेगा? अरे भाई प्रेजेंट है भाई पानी, तुम जोड़ दो, तुम्हें क्या, ठीक है। और यहाँ पानी जुड़कर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन याद है ना, जो दोनों डायरेक्शंस में चल सकती है। अगर मैंने CO2 + H2O जोड़कर क्या बनाया, क्या बनेगा? कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, H2CO3 बनता है, ठीक है। अब ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब मैं CA लिख रही हूँ, तो मैं बाद में तुम्हें डिटेल में बता दूंगी क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस से, मतलब लिख दूंगी इसके बारे में डिटेल में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली क्या है? अगर एंजाइम का काम क्या होता है पहले देखो। एंजाइम क्या होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। अगर मैं बिना एंजाइम के काम करवाती तो ये CO2 + H2O से जो H2CO3 बन रहा है, ये CO2 + H2O से H2CO3 बनता है ना, ये सिर्फ अब मैंने लगा दी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एक एंजाइम। एंजाइम क्या करती है? एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट होती है। बायोकैटलिस्ट बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी एंजाइम कि भाई साहब मैं भी अपना काम करवाती हूँ, नहीं। ये तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या करेगी? ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एंजाइम है हमारी बॉडी की। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज अब 6 लाख बनवाएगी हमारे मॉलिक्यूल्स इन पर सेकंड में। 1 सेकंड में इतने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनवाएगी हमारे H2CO3 के। अब भाई साहब H2CO3 तो नहीं है हमारा बाइकार्बोनेट आयन। हमारा बाइकार्बोनेट आयन क्या है? तो भाई साहब इसको तोड़ दो भाई। अरे ऐसे नहीं तोड़ना है, रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारी, तो इसको तोड़ दो। किस में तोड़ेंगे? क्या बनाना है मुझे? HCO3 नेगेटिव बनाना है। तो एक H निकाल दूंगी मैं, सिंपल सी बात है, इतनी तो केमिस्ट्री आती होगी, है ना। HCO3 नेगेटिव, हाँ जी। तो ये हमारा क्या बन गया है? बाइकार्बोनेट आयन। ओके, अब ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया है, हाँ जी। क्या बन गया है? बाइकार्बोनेट आयन। ये भी कौन कैटालाइज करवा रही है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। इसको भी अच्छे से लिख देते हैं ब्लू से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है जी। चलो जी, अब हमारे पास ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया है। अब बाइकार्बोनेट आयन बन गया है, अब कितना % तक ये करवा रहा है हमारे पास? कितना % तक? ये 70% तक बन रहा है ना। 70% तक हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे ट्रैवल करती है, कैसे जाती है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है हमारी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 70% क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। 70% किसकी फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है जी। अब 7% किस में डिज़ोल्व होती है? प्लाज्मा में। तो 7% CO2 को, यहाँ से CO2 उठाई मैंने, यहाँ से जो CO2 है इसको 7% किस में डिज़ोल्व कर दो? प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर चलेगी, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर चलेगी। अब यहाँ पर ना मैंने ऊपर ही लिख देती हूँ ये, क्योंकि मुझे एक और अभी समय समझाना है, वो वाला बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है। चलो जी, हाँ जी। अब भाई साहब यहाँ से CO2 और आएगी, ठीक है। CO2
किसके साथ जुड़ेगी ये, किसके साथ जुड़ेगी? अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारे पास कंपाउंड क्या प्रेजेंट होगा, HbO2, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे इससे, हीमोग्लोबिन को अलग कर देंगे, हीमोग्लोबिन को अलग कर देंगे प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन अलग हो गया है ऑक्सीजन से, अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जुड़ जाएगा CO2 के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा, अरे भैया, हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, दैट विल गिव्स यू, थोड़ा ढंग से, इन प्लस CO2 दैट विल गिव्स यू HbC, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ऐसे भी लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, डन, ठीक है। अब बहुत सारों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हीमोग्लोबिन अकेला क्यों नहीं लिया, देखो अकेला भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब हमने वो याद है तुम्हें, हमने पार्शियल प्रेशर्स पढ़े थे, तो तुमने देखा होगा कि सिस्टमिक कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँचानी होती है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचानी होती है ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर्स पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें, ठीक है जी। चलो जी, तो ये था हमारा छुटकू सा डायग्राम, बहुत ही छोटा बना दिया मैंने, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा बहुत कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में लिख लेते हैं हम, हाँ जी। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स लिखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या है हमारी, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एक एंजाइम है, ये बायोकैटलिस्ट है, हाँ जी। क्या काम है इसके, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम है इसके, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, RBC में, NCERT लिखती है RBC में प्रेजेंट है, कहाँ, RBC में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट हमें प्लाज्मा में भी मिल सकती है, प्लाज्मा में, ठीक है, लेस अमाउंट में, ठीक है, लेस अमाउंट, हाँ जी, लेस अमाउंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। तो लेस अमाउंट में प्लाज्मा में भी मिल सकती है। NCERT क्या बोलती है कि मेनली RBC में होती है, मेजरली किस में प्रेजेंट है, RBC में, ठीक है। चलो जी, और रिएक्शन इसकी NCERT में भी दी हुई है, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये CO3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 लाख पर सेकेंड तक, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड increases to 6 लाख पर सेकेंड, पर लगा तो दिया ये सेकेंड, ठीक है, इस एंजाइम की वजह से, हाँ जी। चलो जी, अब हम एक और सिनेरियो की बात करते हैं। किस सिनेरियो की बात करेंगे, अब हमने बात की टिश्यूज़ और किसके बारे में, यहाँ पर RBC के बारे में, ठीक है, हाँ जी। अब एक और सिनेरियो की बात ना तुम खुद ही कर लेना, देखो अगर मैं यहाँ पर एल्वियोली के पास पहुँची हूँ, यही सेम चीज़, अब मैं ये जो है ना, चलो लिख लेते हैं यार, छोड़ो, ये क्या है, हमारी एल्वियोली है, एल्वियोली, और ये प्यारी प्यारी RBC, ठीक है, बड़ी बड़ी बना देती हूँ RBC में, एल्वियोली, अरे यार बहुत ही बड़ी बन गई, अब तो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बहुत जगह है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोली, और ये RBC, बहुत ही बड़ी RBC हमारी, हाँ जी। अब क्या होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड पहुँचा है, कौन सा कंपाउंड पहुँचा होगा हमारे पास, कौन सा कंपाउंड, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन पहुँचा होगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन पहुँचा होगा। क्या होता है बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है, प्लस H किया इसको, प्लस H प्लस जोड़ के मैंने क्या बनवा लिया, H2CO3। ठीक है, H2CO3 बनवा लिया। अब क्योंकि भाई साहब मुझे CO2 देनी है, मुझे ये सब निकालना है यहाँ से, H2CO3 बन गया। H2CO3 से क्या बनेगा, H प्लस, सॉरी H प्लस नहीं बनेगा, H2O प्लस CO2। ठीक है जी, CO2 बनेगा। अब CO2 को कहाँ देना है, यहाँ पर, क्योंकि भाई साहब बाहर तो भेजनी है CO2, तो ये CO2 बाहर भेजते हैं। डन। कितना था भाई साहब, ये 70% तक CO2 इससे आ रही थी। अब हीमोग्लोबिन के साथ भी लगी हुई है CO2, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 लगी हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। हाँ जी, हीमोग्लोबिन के साथ लगी हुई है, तो Hb प्लस CO2 निकल गई है। और भाई वो जो केस था उसका रिवर्स कर दो। अब रिवर्स कैसे कर दें, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये तुम खुद देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन अब जुड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, सब पार्शियल प्रेशर्स का खेल है। ठीक है, सब पार्शियल प्रेशर्स का खेल है। हाँ जी, तो ये HbO2 बन जाएगा, HbO2 बन गया। चलो जी, और भाई साहब 7% कहाँ से आई है, प्लाज्मा में भी तो डिजोल्व होकर आई है। 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, 7%, अरे यार 7 भाई साहब ये इरेजर काम कर रहा है, 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये था हमारा। हाँ जी, अच्छे से लिख लो इसको, अच्छे, मैं होप करती हूँ अच्छे समझ आ गया होगा तुम्हें, लाइक हमने काफ़ी अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी मेन पॉइंट्स क्या है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ 20 से 25% बाइंड करती है, रिजॉल्व होती है प्लाज्मा में 7%, और बाइकार्बोनेट आयंस की तरह सबसे ज़्यादा जाती है बाइकार्बोनेट में 70%। ठीक है, बट वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट याद रख लेना यार। ठीक है, हाँ जी, तो ये अच्छे से समझ आ गया, तुम भी बना लेना। ठीक है, ये बड़े छोटे मत बनाना, अच्छे से बनाना। ठीक है, चलो अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेगुलेशन सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड रेगुलेशन, हमें कंट्रोल्स चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं, तो जो हमारी रेस्पायरेशन है, हमारी ब्रीदिंग है, वो ब्रेन भी कंट्रोल करता है और केमिकली भी कंट्रोल होती है। ठीक है, केमिकल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि तुम्हें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो है ही है। ठीक है, बट बेसिकली हमारी बॉडी में CO2, H प्लस, ये सब भी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी करती है। सिंपल सी बात है, अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ऐसा हुआ, गलत हो गया इनकी कॉन्सेंट्रेशन में, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो रेगुलरली नॉर्मली काम करती है वैसे नहीं कर पाएगी। तो हमें केमिकली रेगुलेशन भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इनकी हमें कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना है। अगर मुझे टिश्यूज़ के पास टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन दे के आनी है, मतलब राइट शिफ्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, CO2 की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज़ पर कम होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हमें मेंटेन करके रखनी होती है। H प्लस का ज़्यादा होना चाहिए अगर मुझे टिश्यूज़ पर छोड़नी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब वही चीज़ मेंटेन करने के लिए अब हमें केमिकली रेगुलेशन भी ज़रूरी है। न्यूरल रेगुलेशन का क्या है कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन में जो मसल्स काम कर रही हैं उनको सिग्नल भी तो पहुंचाने हैं, तो सिग्नल पहुंचाएगा न्यूरल वाला, ब्रेन से सिग्नल आएंगे। हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे चीज़ें कि क्या, जैसे कि यहाँ पर ना, जैसे ये सेंटर, अरे ये तुम्हें सेंटर दिख रहा है, ये एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, तो वही कि सिंपल सी बात है कि कौन सी ऐसी चीज़ें मेनली हमें रेस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए बना रखी है, तो इस चैप्टर में वो इंश्योर कर रहे हैं। चलो जी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, कैसे हम कंट्रोल करेंगे रेस्पायरेशन को, मतलब ब्रीदिंग को। सबसे पहला स्टेप ही ब्रीदिंग है मेन। अगर ब्रीदिंग ही ना हुई, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ही ना हुई, तो भाई काहे का रेस्पायरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम एक एरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले बंदे हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पायरेशन, हम एनॉर्बिक नहीं, एनॉर्बिक होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, बट वर्स्ट केस सिनेरियो लाइक
हमारे पास ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं है तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वहाँ पर एनर्जी भी कम बनती है फिर, ठीक है। वो बातें अभी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के लिए छोड़ते हैं, बाकी इसके लिए जो है वो आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात है, इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे हम मरे, फिर तो हम जिंदा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मर जाएंगे। चलो, अब सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल मतलब ब्रेन से रिलेटेड। वैसे तो केमिकल वाला भी भाई साहब ब्रेन से रिलेटेड ही होता है, बट केमिकल का बात क्या हुआ यहाँ पर कि कुछ ना कुछ केमिकल्स इंक्लूडेड होंगे इसमें, ठीक है, जिसकी मदद से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, न्यूरल रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम क्या होता है, सबको पता है कि कुछ एक बैलेंस है, जैसे कि सुर होते हैं, तो अगर वो सुर बैलेंस ना हो तो एक अच्छी सी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन में चलनी होती हैं चीज़ें, जिनको हम रिदम बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब तुम कहोगे हाय राम, ये क्या है, इतना भारी भरकम शब्द, ये क्या है। सिंपल सी बात है, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, अभी है टाइम, ठीक है, तो उसके अंदर ब्रेन में पार्ट होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन होता है ना, उसका पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी छोड़ते हैं इसको, ठीक है। बाकी इतना याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, दैट इज और पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। मेन सेंटर दैट कंट्रोल्स बेसिक रिदम ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। एम से मेडुला, एम से मेन सेंटर, ये एक मेन सेंटर है जो कि बेसिक रिदम, मैं भी नॉर्मल बैठी हूँ, तुम नॉर्मल बैठे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज इट। ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग का रिदम है, एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। तो मेन सेंटर जो कंट्रोल करता है ये बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग, उसको बोला गया है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। और यही बात है, जैसे कि एक मेन सेंटर होता है, उसके अंडर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ये एक मेन सेंटर है, जो दूसरे छोटे छोटे सेंटर्स होंगे ना, ये इसको ही जाके सिग्नल देंगे और ये काम करवाएगा, बट सिग्नल तो देना पड़ेगा ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अगर एक मेन सेंटर है, उसके अंडर जो सेंटर्स हैं वो जाके उसको सिग्नल देंगे, तभी तो वो काम कर पाएगा, ठीक है, ओके। चलो, फिर आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द पोन्स रीजन। पोन्स रीजन भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो जब ब्रेन पढ़ रहे होंगे ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी हम क्या याद रखेंगे, पी से न्यूमोटैक्सिक, पी से पोन्स, ठीक है, पी से न्यूमोटैक्सिक एंड पी से पोन्स, ठीक है। तो पोन्स रीजन लोकेटेड इन द पोन्स रीजन, पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, दोनों ही हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये तो तुम्हारे लिए सिंपल हो गया। चलो जी, कैन मॉडरेट फंक्शंस ऑफ आरआरसी मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी, अब सिंपल सी बात है, ये अगर मेन सेंटर है तो ये इसके अंडर काम कर रहा है, ये इसके फंक्शंस को मॉडरेट कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, देखो, ट्रांसमिट सिग्नल टू द आरआरसी, सिग्नल देगा आरआरसी को कि भाई साहब टू रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन क्या हो गया कि हम सांस ले रहे हैं ना, उसका टाइम कम कर दो। अगर टाइम कम कर दो तो मैं बहुत ज़ोर से सांस लूँगी, मतलब तेज सांस लूँगी, सिंपल सी बात है। अगर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन मतलब कम हो गया है टाइम, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट, मतलब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ऐसे नॉर्मल बैठी हूँ तो इंस्पायर कर रही हूँ नॉर्मली, बट अब क्या बोल दिया है इसने, सिग्नल दिया है कि भाई साहब ड्यूरेशन कर दो कम, टाइम कम कर दो इंस्पायरेशन का। अब तेज़ी से सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि इंस्पायरेशन का टाइम कम हो गया है, तो उसका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे तेज़ी से सांस लेनी पड़ेगी उतना ही कवर अप करने के लिए, ठीक है। चलो जी, तो ये क्या किसका काम था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। क्या कर रहा है, इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, लिख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है जी, स्विच ऑफ। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको, स्विच ऑफ सेंटर भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्या हुआ, इसने सिग्नल दिया आरआरसी को। मेन को हेड कौन है इनका, आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो केमिकली कंट्रोल करेंगे ना, उनको भी कौन ही कंट्रोल कर रहा है, आरआरसी।
बट डिफरेंस इतना है कि इनको सिग्नल देना पड़ेगा आरआरसी को, ऐसे काम नहीं करेंगे ये सिग्नल देंगे हमारे प्यारे से आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ये मेन सेंटर है, ये हेड है इनका, ठीक है। और न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, ये इसके अंडर काम कर रहा है, ये इसका बॉस है, इसको सिग्नल देना पड़ेगा फिर ही काम होगा ऑफिस में, ठीक है जी। चलो जी। हाँ, तो लोकेटेड इन द पोन्स, पी फॉर पोन्स, पी फॉर न्यूमोटेक्सिक, पी साइलेंट होता है वैसे तो, बट स्टिल तुम्हें न्यूमोटेक्सिक, ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है दोनों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होते हैं पार्ट्स ब्रेन के, तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है जी। कैन मॉडरेट फंक्शंस ऑफ आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। फिर आता है तुम्हारे पास यही ट्रांसमिट्स सिग्नल टू आरआरसी, सिग्नल देगा आरआरसी को कि भाई साहब मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ कि मुझे तेज़ी से सांस लेनी पड़ेगी, बहुत सारी सांस चाहिए मुझे, तो कह रहा है कि भाई तुम कम कर दो, ड्यूरेशन कम कर दो कि मैं ज़्यादा सांस ले सकूँ, तेज़ी से सांस ले सकूँ। तो इसीलिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर ने हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहा कि भाई साहब ड्यूरेशन कम कर दो, इसलिए मुझे तेज़ी से सांस लेनी, ठीक है जी। चलो जी। अब आता है केमिकल रेगुलेशन। अब भाई साहब इसको पढ़ के तुमको कि कीमो रिसेप्टर्स, ये केमी, पहले मैम नहीं हूँ मैं, दीदी से पहले क्या पढ़ा दिया है पहले क्या पढ़ा दिया है, ये हाइंड ब्रेन, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अब ये क्या ले आए कीमो रिसेप्टर्स, कीमो सेंसिटिव एरिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। कीमो रिसेप्टर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ CO2, हाइड्रोजन आयंस, अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो ये केमिकल्स ही हैं, केमिकल्स ही हैं, सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में केमिकल्स ही प्रेजेंट है, CO2, H+ आयंस, ठीक है। तो रिसेप्टर्स का क्या मतलब होता है? रिसेप्टर्स मतलब हमने यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पर मैंने कोई सिग्नल भेजा है, तो वो सिग्नल को रिसेप्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यही है, कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट क्या करेंगे, इनका काम है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करके लाओ कितनी है, ठीक है, क्या नॉर्मल रह रही है हमारी बॉडी में, कि ज़्यादा है, कम है, ऐसे है। तो कीमो रिसेप्टर्स का सिर्फ इतना ही काम है, अगर हम ब्रीदिंग के रेट, अगर हम ब्रीदिंग के इसमें बात करें तो इनका सिर्फ इतना काम है कि CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँ, जो हमारी रेगुलेशन है ना, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं होती है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं होती है, ऑक्सीजन मेजर फैक्टर काम करता ही नहीं है रेगुलेशन में, ठीक है। CO2 और H+ काम करते हैं, CO2, H+ और ये अदर फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ऑक्सीजन इतना काम नहीं करता है ब्रीदिंग में। चलो जी, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब कीमो रिसेप्टर्स क्या है, चलो लिख लो इसके बारे में। ये क्या करेंगे, डिटेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, आई एम सॉरी फॉर माई गंदी राइटिंग, बट क्या कर सकते हैं हम, डिटेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयंस, हाँ जी H+ आयंस, ठीक है। हाय डिटेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयंस। तो बॉडी में, ब्लड में जितना भी हम देखते हैं तो क्या CO2 की कंसंट्रेशन होगी, H+ आयंस की होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और एक आते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। सेंट्रल क्या हुआ, मतलब बड़ा, ठीक है। अभी किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल है, ये पेरिफेरल है, किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सेंट्रल हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रेन में डिटेक्ट कर रहे हैं, इनकी जो ब्रेन में डिटेक्ट कर रहे हैं ना, उसको बोला गया है, मतलब जो सेंटर हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हें एक वर्ड दिख रहा होगा CSF, इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी पहले पूरा पढ़ते हैं इसको। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हमने क्या है, कीमो सेंसिटिव एरिया बोला गया है। कहाँ लोकेटेड है ये, नियर RRC, इसीलिए सेंट्रल बोला गया है, याद आया। तो लोकेटेड नियर RRC इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, डिटेक्ट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड CO2 इन CSF। अब ये क्या बोला है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये एक फ्लूइड होता है, सिंपल सी बात है। अगर केमिकल्स प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, या तो ब्लड में प्रेजेंट होंगे, मतलब ये रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये हमारा एक फ्लूइड है, ठीक है।
फ्लूइड कैसे है भाई साहब, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक्ट कर रहे हैं कि भाई साहब जो हमारा ये फ्लूइड है इनके अंदर CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। हाँ जी, क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल, सही लिखी है ना मैंने स्पेलिंग, आई होप मैंने सही लिखी हो। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है हमारे ब्रेन, ठीक है। कुशन्स मतलब सिंपल सी बात है, कुशन्स बोलते हैं, मतलब कुशन मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, क्योंकि यही तो हम फैक्टर्स को लेके चल रहे हैं। चलो जी, अब क्या है, हाँ, तो लोकेटेड नियर RRC इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, डिटेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड CO2 इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। फिर आते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल क्या है, सरफेस वाले, ठीक है, सरफेस कीमोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसको क्या बोला गया है, कैरोटिड आर्टरी, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो वाली आर्टरी को बोला गया है कैरोटिड आर्टरी। तो ये सिंपल सी बात है, वही काम करेगी, CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर रही होगी ब्लड में। ये जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड ही तो होगा, जो हम पहुंचा रहे हैं ब्लड, तो उसके अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन है, हमें क्योंकि पहुंचाना तो है अभी ब्रेन को, ठीक है, तो सब कुछ देख दाग के ही पहुंचाना पड़ेगा। फिर आर्क ऑफ अयोटा होती है, कुछ नहीं है, ऐसे ना बैंड ये होता है, इस तरीके से अयोटा होती है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रख लेना आर्क ऑफ अयोटा होती है, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पर कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक आर्क होती है अयोटा की, असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरीके से, और वहाँ पर कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आर्क ऑफ अयोटा बोलते हैं या अयोटिक आर्क बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, जहाँ पर कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है मेनली, चलो जी, ठीक है। तो क्या है, डिटेक्ट कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ इन ब्लड। अब भाई साहब इनका वो नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, किसके थ्रू काम करवाएंगे, RRC को कहेंगे जाओ ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो, ठीक है, ये काम करवाएंगे। चलो जी, ये था हमारा रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन था, केमिकल रेगुलेशन था। अब भाई साहब तुम्हें पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी जब शुरू हो जाती है ना तो डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर में डिसऑर्डर्स हैं, हर चैप्टर में, एक चैप्टर में नहीं है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसमें नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसके बारे में हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे हम, बाकी हर चैप्टर में डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो चलो जी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा एज़मा या अस्थमा, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है अब समझ लो, ठीक है। एज़मा अस्थमा जो बोलना है एज़मा बोलते हैं, चलो। एलर्जिक कंडीशन ऑफ द ब्रोंकाई, एलर्जिक ब्रोंकाई में एलर्जी हो जाता है। अब चलो पढ़ते हैं कैसे। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन क्या है कि भाई साहब ये एरिया है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई है इस एरिया पर, सूज गया है इस तरीके से, उस तरीके से हो गया है एरिया, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो तुम देखो एज़मा में क्या हो रहा है, जो तुम्हारी ब्रोंकाई है वो उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, उसमें स्वेलिंग हो गई है, उसमें रेडनेस दिख रही है तुम्हें, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रही है, ब्रोंकाई नैरो हो रही है, नैरो मतलब पतला होना। जो तुम्हारी ब्रोंकाई है उसका ल्यूमन है, ये जो ब्रोंकाई होगी तुम्हारी इसका ल्यूमन होगा, मान लो इतना था ये इतना हो गया है, उससे ल्यूमन उसकी खाली जगह है वो कम हो गई है। अब सिंपल सी बात है, अगर पहले तुम्हारी ब्रोंकाई इतनी थी अब वो इतनी हो गई, मतलब छोटी साइज़ में नहीं होगी बट ऐसे पतली हो जाएगी, ठीक है। तो नैरोइंग मतलब पतली हो गई, उसका ल्यूमन कम हो गया है, पहले इतना था ल्यूमन, खाली जगह थी इतनी थी, अब वो कम होकर इतना हो गया है। तो सिंपल सी बात है, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ब्रीदिंग में, ठीक है, डिफ़िकल्टी आएगी ब्रीदिंग में, सिंपल, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो गया है, उसका पतली हो गई है ल्यूमन, तो अब पहले जितनी एयर नहीं आ पाएगी, सिंपल सी बात है, पहले जितनी एयर नहीं आ पाएगी और हमें डिफ़िकल्टी भी आएगी ब्रीदिंग में, क्योंकि अगर देखो हमारी ब्रोंकाई को उसी तरीके की डिज़ाइन क्या होगा जितनी हमें सफिशेंट एयर चाहिए हमारी बॉडी के लिए, अब उससे कम हो गई है उसका वॉल्यूम, उससे जो उसका कम हो गया उसका ल्यूमन, तो ऑब्वियस सी बात है हमें डिफ़िकल्टी आएगी ब्रीदिंग में। अब सिम्टम्स क्या है, वीजिंग, वीजिंग क्या होता है, तुमने जब देखा होगा किसी ऐसे पेशेंट को जिसको सांस नहीं आ रही है, बहुत कम ऐसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी एक अलग सी आवाज़ आती है जो ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई साहब मतलब ऐसे बहुत अजीब सी आवाज़ होती है वो, ठीक है, जिसको सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो विजिंग साउंड होती है वो। कफिंग,
खांसी होना, ठीक है, क्योंकि सांस नहीं आ रही तो ऑब्वियसली खांसी होएगी, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का शॉर्टनेस होना, मतलब हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, कम सांस आना, हाँ जी। ट्रिगर्ड बाय एलर्जीज, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, ठीक है, वही कि अब एक्सरसाइज कर रहा है कोई इंसान तो ऑब्वियसली उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसकी बॉडी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इस कंडीशन में नैरो हो गया है ल्यूमेन तो उतनी एयर सफिशेंट नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए एलर्जेंस, कोल्ड एयर, ठंडी हवा आई तो बॉडी में, ठीक है, एक्सरसाइज, विजिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग। चलो जी, ठीक है। अब क्या है एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा का क्या मतलब होता है? लंग्स फुल ऑफ एयर, जो हमारे लंग्स होते हैं वो फुल हो जाते हैं एयर से, उसका फुल ऑफ एयर का मतलब है एम्फाइसीमा, ठीक है। एल्वियोली ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जैसे कि मान लो कोई डिसऑर्डर है जो कि सिगरेट से हुआ है, ठीक है। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो एक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि क्योर नहीं हो सकते हैं, बट अब क्या करते रहते हैं, उसका इलाज कहीं ना कहीं करते रहते हैं, बट वो क्योरेबल नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्रॉनिक डिसऑर्डर बोला जाता है। जो डिसऑर्डर्स लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, बट ट्रीटमेंट करते रहते हैं, इतने क्योर है नहीं, इतना चांसेस नहीं होते हैं क्योर होने के, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम्हारी एल्वियोली की जो वॉल्स है वो डैमेज हो गई है फूक के, इसलिए कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, होशियारी फूफू करने में नहीं है, हेल्दी रहने में है, तो नो फूक, ठीक है, फूकना नहीं है, ठीक है। एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, सिंपल सी बात है। एल्वियोली का ही तो सारा काम है, ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज करवाना, फलाना ढिमकाना, क्या काम है, यही तो एल्वियोली का काम है। अब वही डैमेज हो गई है तो भाई साहब चलो काम। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, एल्वियोली का एरिया ही कम कर दिया है। अब जितना हमें सफिशिएंट एयर चाहिए थी, चलो भाई नहीं आएगी, और ऊपर से अलग से बीमारी और एल्वियोली डैमेज हो गई है, और ठीक है, कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया तो तुम्हें अलग बीमारी नहीं होगी, चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ठीक है, बट कोई बॉडी का पार्ट तुम्हारा डैमेज हो रखा है। डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, अब जहाँ ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए होती थी वहाँ से तो कम ही आएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा जो एल्वियोली इतनी थी अब वो इतनी हो चुकी है, उसका सरफेस एरिया कम हो गया है, ठीक है। कॉज क्या है? स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स, ठीक है। लंग्स रिमेन्ड फिल्ड विद एयर, ठीक है, ऐसे भरे भरे से लंग्स रखते हैं, ऐसे भारी से लंग्स, ठीक है। डिफिकल्टी इन एक्सेलिंग एयर, सिंपल सी बात है, हमें हवा बाहर छोड़ने में बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। कभी तुमने देखा होगा सिगरेट पीने वाले आदमी को, ठीक है, दूर ही रहा करो। तो एल्वियोलर वॉल्स डैमेज, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। चलो जी, एम्फाइसीमा। अब लास्ट रह गया है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बहुत ही खुश हो जाते हैं चैप्टर खत्म। ये इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ ऐसे पत्थर को कूट के तोड़ा जाता है, उनके वर्कर्स को देखा होगा कि मतलब लाइक बोला गया है कि जो उनके वर्कर्स हैं वो लंग डिसऑर्डर से जूझ रहे होंगे, बहुत मेनली ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई वो मास्क लगाते हैं, नहीं ऐसे काम कर रहे होते नॉर्मल। तो सिंपल सी बात है, पत्थरों में भाई साहब इतनी डस्ट, इतनी धूल, सिलिकन, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एयर के थ्रू उनके लंग्स में चली जाएंगी, और सिंपल सी बात है ऐसी चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें चाहिए भी नहीं, जो अनवांटेड है, जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है और फालतू का टॉक्सिक है। तो क्यों ही चाहिए हमें अपनी बॉडी में? टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना है, चाहे वो आदमी हो या ये चीज़ें हो, सिलिका हो गया, ठीक है। तो भाई साहब क्यों चाहिए हमारी अपनी बॉडी में? तो ऑब्वियसली अगर वो मास्क लगा के काम नहीं करेंगे, अगर तुम्हारे भी आसपास कोई है तो उनको बोलना मास्क लगा के काम करो, ठीक है। प्रिवेंटेबल विद मास्क लगाना है और वह तब काम करना है उन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, वरना क्या होगा? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल क्या बोला है? ऑक्यूपेशन क्या होता है? मतलब उनका जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा ये ऑक्यूपेशन हो गया, उसी तरीके से तुम्हारा ऑक्यूपेशन नहीं है अभी कुछ। ऑक्यूपेशन इज़ लाइक वो ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? इस इंडस्ट्री में काम करना, पत्थर वाली इंडस्ट्री में काम करना, ठीक है। तो लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लंग डिसऑर्डर, सिंपल सी बात है, हवा कहाँ आ रही है? लंग्स में, तो लंग्स उनके फाइब्रोसिस भी हो सकता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? लंग्स में ना तुम्हें धागे से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। फाइबर्स क्या होते हैं? तो फाइब्रोसिस लंग्स में धागे से दिखने लग जाते हैं जो कि तुम्हारे लंग्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉनिक एक्सपोजर टू डस्ट, मतलब ओवर द, क्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? लंबे टाइम तक रहने वाला, ठीक है। तो लंबे टाइम तक अगर तुम डस्ट से एक्सपोजर दोगे तो सिंपल सी बात है तुम्हें ये हो सकता है। जैसे कि अगर सिलिका है, सिलिका से एक्सपोजर हुआ तो हमें क्या होगा? सिलिकोसिस हो सकता है, ठीक है, सिलिकोसिस हो सकता है। चलो जी, हाँ जी, चैप्टर ख़त्म, बट क्यों ख़त्म? एनसीईआरटी
चलो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में फ्रॉम एनसीईआरटी। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पीवाईक्यूज का सेशन आएगा, फिर शॉर्ट नोट सेशन आएगा, फिर चैप्टर खत्म होगा जाके। बट टेस्ट मिल जाएगा संडे को टेस्ट हो जाएगा, बिकॉज संडे ही हमारा दिन है टेस्ट लेने का। कोई बात नहीं, पीवाईक्यू सेशन और ये बाद में आता रहेगा, बट इससे रिवाइज करके टेस्ट देंगे। चलो जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आयरन देखा हीमोग्लोबिन लाल रंग का है, ये लिख लेना। कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्स हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। HbO2 से हीमोग्लोबिन निकल सकता है प्लस ऑक्सीजन ऐसे निकल सकता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। हाँ, ये तो भाई बहुत ही बड़ी बात बता दी है तुमने। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्राइमरली, मेजरली किससे रिलेटेड है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, अदर फैक्टर्स हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो गया तो इंटरफेयर करेगा वो। ठीक है, नहीं होने देगा इसको। हाँ जी, तो अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज विद O2 इज प्लॉटेड अगेन। ये सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है हमें। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है। ठीक है, एंड इज highly useful in the studying of factors like PCO2, H+ and concentration and binding of oxygen with the hemoglobin. Simple सी बात है। In the alveoli where is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of CO2, lesser H+ concentration। अरे शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या था, शिफ्ट टू राइट में क्या था, वो चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेर इज इन द टिश्यूज़ वेर लो PO2, टिश्यूज़ में कम होगा पार्शियल प्रेशर, तभी तो जाकर अंदर आएगी टिश्यूज़ के। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाई PCO2 होगा, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हाइयर टेम्परेचर एग्जिस्ट। द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, this clearly indicates that oxygen get bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। ठीक है, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition। और एक लाइन रह गई है यार, एक लाइन रह गई है, चलो लिख के आते हैं, उसके बाद करते हैं आगे बात। लाइन लिखो, एवरी, बहुत ही गंदा लिखती हूँ मैं कसम से, बहुत ही गंदा। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पता है ना, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 4 ml 4 ml ऑफ क्या, कहाँ किसकी बात कर रहे हैं आज, क्या किसकी बात की? CO2 होगा। ठीक है, CO2 कैरीज या डिलीवर्स बोल सकते हैं, डिलीवर्स ज़्यादा लिख लो, डिलीवर्स ज़्यादा बेटर रहेगा। डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 कहाँ डिलीवर करेंगे? एल्वियोली पर। ठीक है, एल्वियोली पर डिलीवर करेंगे, तो डिलीवर लिख लेते हैं। ठीक है, हे भगवान, हाँ जी, 4 ml डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखवाना भूल गई थी, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाय राम, हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, मुझे ये लाइन से याद आ गया। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या हुई? 75% सेचुरेशन होना। मतलब अगर 20 ml था ऑक्सीजन पूरा के पूरे, एवरी 100 ml में 20 ml होता है, जिसमें 5 ml तो टिश्यूज़ को चला गया, क्योंकि भाई अभी नॉर्मल बैठे हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आराम से मस्त बैठे हैं नॉर्मल, तो इसीलिए 5 ml दिया हमने टिश्यूज़ को। अगर एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो भाई साहब 15 ml जाएगा टिश्यूज़ को और 5 रहेगा लंग्स में, मतलब 5 रहेगा ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके पास। ठीक है जी, चलो जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बहुत अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। About 20-25%. This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding. सिंपल सी बात है वही कि मेजर फैक्टर क्या हुआ, अगर partial binding is related to the partial pressure of CO2,
प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर फैक्टर होगा जो बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर CO2 की पार्शियल प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा हुआ और उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन का हो गया तो भाई साहब लगेगा ही नहीं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये तो भाई मेजर फैक्टर हुआ। व्हेन PCO2 इज़ हाई एंड PO2 इज़ लो एज इन द टिश्यूज़ में यही होता है ना, CO2 बनती है टिश्यूज़ में तो वहाँ पर ज़्यादा होगा। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर इज द PCO2 इज़ लो एंड PO2 इज़ हाई एज इन द एल्वियोली। तो यार ये तो भाई कब से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं पर हीमोग्लोबिन की उसके साथ बाइंडिंग होगी, सिंपल सी बात है। सो dissociation of CO2 from carbamino hemoglobin take place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli. RBC contain a very high concentration of the ठीक है, carbonic anhydrase and minute quantities of the same present in the plasma, कम quantity. दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स में जो पॉइंट लिखा है ना वो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है। CO2 + H2 कार्बोनिक एनहाइड्राइड से H2CO3 बना, फिर उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्राइड से ही कैटेलाइज होकर HCO3 नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो बना और H+ निकल गया, ठीक है। एट द साइट टिश्यू वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, जब हमने रेस्पायर किया ऑक्सीजन से तो हमने एनर्जी बनाई, ठीक है। तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा क्योंकि हमने भाई ब्रेकडाउन ही तो किया है रेस्पायरेशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, जिससे CO2 भी निकला है, ATP निकला है, ठीक है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, RBC इन प्लाज्मा एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H+, ठीक है। एट द एल्वियोलर साइट जहाँ पर PCO2 कम होगा, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। सिंपल सी बात, H2CO3 था, यहाँ से उल्टा वापस चला जाएगा और CO2 जाएगा एल्वियोली पर। Thus CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2, ठीक है। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। फिर आता है रेगुलेशन। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues। अब हमने जब इंक्रीज़ किया था हमारा ब्रीदिंग का रेट तो क्यों किया था, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होगी इसीलिए हमने किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, जिसको बोला जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अनदर सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। पोन्स रीजन में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, डन, ठीक है, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। क्या करेगा, सिग्नल देगा कि कम कर दो ड्यूरेशन जिससे कि इंस्पायरेशन का रेट बढ़ जाए, ठीक है। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is sensitive to CO2 and hydrogen ions। वही हमने देखा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। सेंसिटिव मतलब ये वही बात होगी, डिटेक्ट करना। इंक्रीज इन द सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट द सेंटर। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें क्या ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक्टिवेट हो जाएगा ये सेंटर, ठीक है। टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। ओके, रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी हमने पढ़ा। ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions। कि भाई साहब हम तुम्हें सिग्नल भेज रहे हैं, मेन सेंटर हमारे जाकर एक्शन लो। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का इतना कोई रोल नहीं दिखा तुम्हें, ठीक है। क्यों, ठीक है, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, ठीक है, चलो। डिसऑर्डर्स, asthma is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi। wheezing is like वही यार, तुम्हें पता होगा, तुमने सुना होगा वो साउंड जब किसी को खांसी करने मतलब किसी को वैसे मतलब ब्रीदिंग करने में दिक्कत होती है ना, जब एज़मा वाले पेशेंट को देखा होगा तुमने, बहुत ही अलग साउंड होती है वो, ठीक है। अब कर भी नहीं सकती हूँ तो ऑफ इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। इतना ही याद रखना है, जब एज़मा होता है तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिनसे उनका नैरो ल्यूमन हो जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला डिसऑर्डर है, ठीक है। इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज। अगर कोई फूफू करेगा तो उसको एम्फाइसीमा हो जाएगा, और एम्फाइसीमा में क्या होगा, उसकी जो एल्वियोली की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, पानी से भर जाएंगे, बड़े बड़े से भरे भरे लगेंगे तुम्हारे लंग्स, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो होशियारी फूफू करने में नहीं है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ग्राइंड करना, स्टोन को तोड़ना, तो ऑब्वियसली धूल मिट्टी सब आती है, ठीक है। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैनॉट
फुली कॉप अप विद द सिचुएशन। सिंपल सी बात है भाई, इतनी बहुत अच्छी बॉडी है हमारी, सब कुछ करती है हैंडल, बट ऑब्वियसली इतना ओवर भी कुछ नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव, इतनी रोज जा रहे हैं वहाँ पर काम करने, उनका ऑक्यूपेशन ही वही है, सिंपल सी बात है, उनको तो बहुत जल्दी हो जाएगी वो चीज़। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। क्या होगा, धागे से दिखने लग जाएंगे लंग्स में, जो कि टॉक्सिक चीज़ है हमारे लंग्स के लिए, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, ठीक है। ठीक है, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या है, मास्क वेयर करें। सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विद सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, एक्स्ट्रा है, वेस्ट है, ठीक है। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। यही तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्यों है हमारे इतना इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ दिया उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन को अंदर लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेस्पिरेशन हमारी जो हमारी एनर्जी मिल रही है वो इससे ही मिल रही है, ठीक है। We have a well-developed respiratory system comprising 2 lungs and associated air passages to form this function. पूरा हमने पढ़ा, external nostrils, nasal chamber, internal nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi, 1 degree, 2 degree, 3 degree, एंड उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोली, ये पूरा पाथवे पड़ा। फिर लंग्स के अंदर हमारी ब्रोंकाई से शुरू हो जाता है, ठीक है। 5th लेवल ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्री पे तुम्हारी जो डिवाइड करती है, ठीक है, ट्रैकिया। The first step in the respiration is breathing, by which atmospheric air is taken in inspiration and the alveolar air is released out expiration। याद है ना, डायफ्राम फ्लैट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपायरेशन में डायफ्राम दोबारा अपनी डोम शेप में वापस आ जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। Exchange of oxygen and CO2 between the oxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood, exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and tissue, and utilization of O2 by the cell, cellular respiration are the steps involved। वही सिंपल सी बातें चल रही हैं, ठीक है। Inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients, obviously high partial pressure से low partial pressure, ठीक है। And the alveoli with the help of specialized muscles, intercostals and diaphragm, ठीक है। Volume of the air involved in this activities can be estimated with the help of spirometer and are of clinical significance, obviously, ठीक है। हमें किसी के बारे में मतलब उसको कोई बीमारी वगैरह हो गई है तो ऑब्वियसली हम जानेंगे कि उसके नॉर्मल सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है वो इंसान, तो हम स्पायरोमीटर का यूज़ करके उसका मेजर कर देंगे, तो बुलाया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द एल्वियोली एंड टिश्यूज ऑकर बाय डिफ्यूजन, सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन की मदद से ही होता है सब कुछ। चल ही भाई साहब ये जीवन जो है डिफ्यूजन से ही चल रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन क्यों आ रही है, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर लो पार्शियल प्रेशर वाला फिनोमिना लग रहा है, ठीक है, इसीलिए चल रहा है। Rate of the diffusion is dependent on the partial pressure gradients, ठीक है। The solubility as well as the thickness of the diffusion surface, diffusion surface का less than 1 millimeter होता है surface का पूरा overall, ठीक है। Solubility, carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble than oxygen, ठीक है। These factors in the body facilitate diffusion of oxygen from the alveoli to the deoxygenated blood as well as diffusion of oxygenated blood to the tissues, ठीक है। The factors are favorable for diffusion of CO2 in the opposite direction from tissues to the alveoli. Oxygen is transported mainly as oxyhemoglobin, 97%. In the alveoli, where partial pressure of oxygen is higher, oxygen get bound through the hemoglobin, which is easily dissociated at the alveoli, ठीक है। चलो जी, और nearly 70% of the carbon dioxide is transported as bicarbonate. 20 to 25% is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin, not carboxy, carb amino hemoglobin, ठीक है। Where PCO2 is high tissues में, ठीक है, सिंपल सी बात है। It gets bound to the blood, whereas in the alveoli where PCO2 is low and PO2 is high, it get removed from the blood, सिंपल सी बात है। CO2 हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा उसको। Respiratory rhythm is maintained by respiratory center in medulla region of brain, a pneumotaxic center in the pons region of the brain, and a chemosensitive area in the medulla can alter the respiratory mechanism. Done? मेडुला सेंटर है, मेडुला में कौन सा सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, पोन्स रीजन में क्या करेगा, ड्यूरेशन कम और इंस्पायरेशन का रेट ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद कीमो सेंसिटिव एरिया है हमारे पास। कीमो सेंसिटिव एरिया में क्या होगा, हम डिटेक्ट करेंगे CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन। चलो जी, ये था हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
अगले लेक्चर्स में जो अब सैटरडे को लेक्चर नहीं है, याद है ना, सैटरडे को लेक्चर नहीं है, कल प्रैक्टिस शीट दे दूँगी मैं, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना। और उसके बाद संडे को होगा टेस्ट, फिर से टेस्ट के बाद हम शॉर्ट नोट्स का सेशन लेंगे, फिर उसके बाद हम PYQs का सेशन लेंगे और ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर ख़त्म हो ही गया है, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियो का। आई होप अच्छा लगा होगा। और DPP दे दूँगी आज, दो DPP देनी है सभी, कल वाली रह गई थी। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना बायोबडी को और शेयर करो तुम्हारे आसपास के नीट एस्पिरेंट्स के साथ।